नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर ऋचा। मैं एक रेजिडेंट डॉक्टर हूं गायनी डिपार्टमेंट एसजीडी मेडिकल कॉलेज गुड़गांव में। मैं आज आपके आगे एक वीडियो प्रेजेंट कर रही हूं जिसमें हम बात करेंगे कॉमन प्रेगनेंसी प्रॉब्लम्स की, यानी कि प्रेगनेंसी में आने वाली आम समस्याओं के बारे में। तो कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं जो प्रेगनेंसी में अक्सर हर औरत को आती है और सुनने में वो छोटी समस्याएं लगती है, बट जब आप उन समस्याओं के साथ पूरे 9 महीने काटते हैं या वो हर रोज़ आपको परेशान करती हैं तो वो काफ़ी बड़ी लगने लगती है। कई बार आप ये अपनी गायनोकोलॉजिस्ट के पास पूछने में भी झिझकते हैं, क्योंकि कई बार तो समय कम होता है। गायनोकोलॉजिस्ट के पास अक्सर इतनी भीड़ होती है कि आपके पास एक बहुत लिमिटेड पीरियड होता है जिसमें आप अपने सवाल पूछ सके। तो ये छोटे छोटे सवाल अक्सर रह जाते हैं और इनके लिए अलग से तंग करना, अलग से डॉक्टर के पास पूछने जाने में भी कई बार झिझक होती है। तो आई होप इस वीडियो में मैं आपके इस तरह के कॉमन सवालों की प्रॉब्लम्स दूर कर सकूं। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, मैं लॉकडाउन सीरीज़ में आपको घर बैठे इस तरह की मदद देने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आपको बाहर ना जाना पड़े और आपके पैसे भी ना खर्च हो। तो अगर आपको इस तरह के वीडियोस अच्छे लगते हैं और चाहिए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा ताकि मुझे समझ में आए कि ये और बनाना आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो अब बात करते हैं पहली समस्या की, जो कि होती है उल्टी और मन कच्चा होना, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नोजिया। नोजिया मतलब उल्टी की फीलिंग आना और वॉमिटिंग मतलब उल्टी आना। तो ये प्रेगनेंसी की सबसे कॉमन प्रॉब्लम है जिसके बारे में अब मैं आपको बताने जा रही हूँ। देखिए, नोजिया और वॉमिटिंग शुरू हो जाता है जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी शुरू होती है। तो अक्सर जब आप अपना पहला पीरियड मिस करती हैं, जब आपकी 1 महीने की प्रेगनेंसी होती है, उसके बाद से आपको नोजिया वॉमिटिंग की शुरुआत हो जाती है। और ये अक्सर औरतों में देखा गया है कि 12 हफ्ते तक रहता है। किसी किसी औरत के अंदर ये 22 हफ्ते तक भी रहता है, जो कि लगभग 5वां महीना हो जाता है। तो तब तक ये परेशानी चलती रहती है। रेयर केस में ऐसा होता है कि आपकी पूरी प्रेगनेंसी में ये समस्या चले, वो भी अब नॉर्मल बात नहीं होती। बस ये पर्सन टू पर्सन वेरिएबल होता है, हर एक इंसान से दूसरे इंसान में फ़र्क आ जाता है। आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि कोई भी 2 प्रेगनेंसीज एक जैसी नहीं होती। आपकी खुद की भी अगर 2 प्रेगनेंसीज हैं, आपके पहले बच्चे में और दूसरे बच्चे की डिलीवरी में, आप देखेंगे कि काफ़ी अंतर है। आप प्रेगनेंसी में क्या फील कर रही हैं, आपको प्रेगनेंसी में कैसी कैसी प्रॉब्लम्स आ रही है, वो हर बार डिफ़र करेगी। इसीलिए हम लोगों को जनरलाइज्ड इलाज नहीं लेना चाहिए। कई बार हम अपनी दादी नानी के नुस्खे मानने लग जाते हैं। वो बोलते हैं कि हमने अपने समय पे या अपनी प्रेगनेंसी में ऐसा किया था तो आपको भी ऐसा कर लेना चाहिए, पर वो हमेशा आपके लिए काम करे ये ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे ऐसे उपाय बहुत अच्छे भी होते हैं, जैसे कि जब गैस बन जाती है तो हमें अजवाइन खाने कहा जाता है। तो ये बहुत ही एक अच्छा नुस्खा है और ये एक्चुअली हेल्प करता है। मेडिकल साइंस, स्पेशली आयुर्वेदिक साइंस, ये सब प्रूव कर चुका है कि जो हमारे परदादा के टाइम से जो आयुर्वेदिक इलाज हम घर बैठे करते हैं, उनसे बहुत सारी कॉमन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मिल सकता है। तो अब बात करते हैं नोजिया वॉमिटिंग की। आपको कब नोजिया वॉमिटिंग को घर पे डील करना है और कब आपको इसके लिए हॉस्पिटल भागना चाहिए, इसको सबसे पहले समझना आवश्यक है। तो देखिए, आपकी ज़्यादातर उल्टी की समस्या और नोजिया की समस्या और कॉन्स्टिपेशन की समस्या, साथ ही एसिडिटी ज़्यादा होने की समस्या, जिसमें आपको ऐसे लगता है कि इतनी ज़्यादा गैस बन गई है कि पेट ऊपर छाती तक चढ़ाया है और सांस आने में तकलीफ होने लगी है। तो ये सब समस्याओं का एक रूट कॉज होता है आपकी डाइट। इसीलिए मैं ये अपॉर्चुनिटी यूज़ करना चाहूँगी आपको सबसे पहले ये समझाने के लिए कि आप क्या खाएं, क्योंकि अगर आप सही खाना खाते हैं, सही मात्रा में खाते हैं, सही टाइम पे खाते हैं, तो आपकी नोजिया, वॉमिटिंग, हार्टबर्न, एसिडिटी और कॉन्स्टिपेशन, ये सारी समस्याएं काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएंगी। तो क्या खाना चाहिए आपको? हर एक चीज़ खानी चाहिए, हरी सब्जी खानी चाहिए जो बहुत ही अच्छी रहती है। आयरन रिच आपको खाना ज़्यादा खाना है, क्योंकि प्रेगनेंसी में आयरन की आवश्यकता आपके शरीर में ज़्यादा बन जाती है, जो कि सिर्फ खाने से भी कई बार पूरी नहीं हो पाती। लेकिन इसके बाद भी आपको खाने के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आयरन रिच खाना रखने की आवश्यकता है। आयरन रिच खाने का मतलब हुआ हरी सब्जियां, जैसे कि घिया, तोरी, टिंडा। सर्दियों में आप साग बनाइए जिसमें आप पालक, सरसों, मेथी का इस्तेमाल करेंगी। इसके अलावा आप गाजर खाइए, फ्रूट्स खाइए बहुत सारे, जैसे कि अनार हो गया,
आपको हर रोज़ एक केला खा लेना चाहिए, और आपको इसके अलावा गुड़ और चना बहुत ही ज़्यादा रिच सोर्स है आयरन के। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो मछली खाना बहुत अच्छा रहता है, बहुत प्रेगनेंसी में आपके लिए। और जैसे ही आप बच्चे को नॉर्मल डाइट पे शिफ्ट करती हैं तो उस टाइम पे, जैसे अराउंड 8-10 महीने के टाइम पे जब आप प्रॉपर सॉलिड फूड अपने बच्चे को देने लगेंगे, उस समय बच्चा फिश कंज्यूम करना शुरू कर देता है, तो मैश करके वो दिया जा सकता है। तो ये एक्सट्रीमली अच्छी आयरन के सोर्सेज हैं। अगर आप आयरन अच्छी तरीके से खाते हैं तो आपको और एडिशनल, सिर्फ आपका खून तो अच्छा होता ही है, आपके लिए एडिशनल फ़ायदे ये होते हैं कि प्रेगनेंसी के बाद बहुत औरतों को चेहरे पे यहाँ काले धब्बे हो जाते हैं, इधर काला पैच आ जाता है, डार्क सर्कल आ जाता है, नाक पे भी काले स्पॉट्स आने लग जाते हैं। ये सब जो प्रेगनेंसी में दिक्कत आते हैं, कई बार क्लोएज्मा बोलते हैं इसको। तो ये वाली जो परेशानी है, अगर आपने आयरन अच्छे से खाया है, खाने में भी और अपनी गोलियां भी, तो आप इस समस्या से बच सकती है। हम में से ज़्यादातर औरतों को अपने मुंह पे किसी तरह के मार्क्स अच्छे नहीं लगते, तो अगर उसको प्रिवेंट करने के लिए आप थोड़ा सा आयरन खा लें तो बहुत ही अच्छा होगा। साथ ही आप खाने में नमक भी ज़रूर कंज्यूम करें, लेकिन नॉर्मल मात्रा में, जितना स्वाद अनुसार हम डालते हैं उतना ही नमक। ज़्यादा नमक भी नहीं खाना चाहिए और कमी तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। आजकल मार्केट में जितने भी नमक मिलते हैं वो सब आयोडाइज्ड नमक ही है, तो आयोडीन उससे आपको मिल जाएगा, जो कि बहुत आवश्यक है। अगर आपके खाने में आयरन और आयोडीन कम रहता है तो उससे बच्चे के दिमाग के विकास पे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। आप प्रेगनेंसी में क्या खा रही हैं, अगर ठीक से आप आयरन और आयोडीन का कंजम्पशन नहीं कर रही हैं तो आपके बच्चे की दिमाग का विकास अधूरा रह जाना, बच्चे के मंद बुद्धि होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो प्लीज़ इन चीज़ों का ज़्यादा ख्याल रखिए, डाइट में ये सारी चीज़ें ज़रूर इंक्लूड कीजिए। इसके अलावा एक ना एक प्रकार की दाल अपने खाने में हर रोज़ रखिए, वो कोई भी दाल हो सकती है। उसके अलावा आप उसके अंदर राजमा या छोले भी यूज़ कर सकती है। इसके अलावा आप जो आटा इस्तेमाल करती हैं, रोटियां अगर आप खाते हैं तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा आटे की ही रोटी बनाएं। आप उसके अलावा ज्वार, बाजरा, रागी, तो आटे का जो इंग्रेडिएंट है, आपका जो रोटी का इंग्रेडिएंट है, उसे बदलते रहिए। इससे आपकी डाइट में फाइबर ज़्यादा आएगा। अगर आप इस प्रकार का एक बैलेंस्ड मील खाएंगी हर रोज़, आपके खाने में एक हरी सब्जी, एक दाल, एक रोटी या फिर चावल होता है, वाइट राइस भी चलता है और ब्राउन भी चलता है। ब्राउन राइस ज़्यादा हेल्दी है कंपेयर टू वाइट राइस, बट दोनों ही तरह का राइस आप खा सकते हैं, लेकिन लिमिटेड पोर्शन में। तो अगर आप ये सब अपनी डाइट में रोज़ रखती हैं और बीच में आप एक बार स्नैकिंग के लिए गुड़ या चना खा लेती हैं, या फिर उसके अलावा आप फ्रूट्स हर रोज़ खाती हैं, एक खट्टा फ्रूट आपको हर रोज़ खाना चाहिए। जब आप एक खट्टा फ्रूट खाती है उससे आपके शरीर के अंदर आयरन की अब्जॉर्प्शन और अच्छी हो जाती है। तो इसीलिए जब आप अगर आयरन की गोली ऑलरेडी खा भी रहे हैं तो आयरन की गोली के साथ आप कोई एक खट्टा फ्रूट खाएंगी तो वो आयरन की गोली का फ़ायदा आपके शरीर को और अच्छी तरह से मिलेगा, क्योंकि वो अब्जॉर्ब अच्छी तरह से होगा। कई बार हम कई न्यूट्रिशियस चीज़ें खाते हैं और उसके साथ वो चीज़ नहीं खाते जिससे वो हज़म अच्छी तरह से हो, तो उस चीज़ का पूरा फ़ायदा हमारे शरीर को मिल नहीं पाता। जैसे कि आयरन की गोली, या फिर खाने में अपने हरी सब्जी, साग अभी भी खाया है और उसके साथ आपने एक कुछ भी एक खट्टी चीज़ खा ली, जैसे कि एक संतरा खा लिया या कीनू खा लिया, तो आप देखेंगे कि वो आयरन जो है वो आपके शरीर को बेहतर लगेगा, वो पूरी तरह से अब्जॉर्ब हो जाएगा। और यहीं अगर मैंने कोई बहुत बढ़िया आयरन रिच फूड खाया है और उसके बाद मैंने एक कप चाय पी ली, तो चाय के अंदर जो फाइलेट्स होते हैं वो आपके आयरन की अब्जॉर्प्शन को उल्टा रोक देते हैं। तो अगर आपने आयरन की गोली के तुरंत बाद चाय पी ली या फिर खाने के तुरंत बाद चाय पी ली, तो उसमें जितना भी ताकत थी वो सारी वेस्ट हो जाती है, वो आपके शरीर में लगेगी ही नहीं, तो वो सारा खाना या गोली बर्बाद हो जाएगी। प्लीज़ इन चीज़ों का ध्यान रखिए। इसी तरह एक और इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन मैं आपको बताती हूँ, वो है कैल्शियम और दूध का। तो जो कैल्शियम की गोली होती है वो दूध के साथ सबसे अच्छी हजम होती है, आपकी बॉडी के अंदर वो अब्जॉर्ब और अच्छी तरह की से होगी अगर आप उसको दूध के साथ लेंगे। और हम सब ये जानते हैं कि कोई भी खट्टी चीज़ और दूध तो हम साथ में लेते नहीं, तो इसीलिए जब आप आयरन की गोली लेती हैं जो अक्सर लाल या काले रंग में आती है, उसको आप खट्टी चीज़ के साथ लीजिए, ठीक है। चाहे पानी के साथ भी ले रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा नींबू निचोड़ लीजिए, तो खट्टा हो गया। उसके साथ आप अपनी आयरन की गोली लीजिए, मन भी उससे आपका कम कच्चा होगा,
ठीक है। और जब आप अपनी कैल्शियम की गोली ले रही हैं तो वो दूध के साथ लीजिए। इन दोनों गोलियों में कम से कम आधे घंटे से ज़्यादा का फ़र्क रखिए, ताकि आपकी खट्टी चीज़ और दूध एक साथ शरीर में ना जाए। आयरन की गोली खट्टी चीज़ के साथ लीजिए और आधे घंटे बाद दूध के साथ अपनी कैल्शियम की गोली ले लीजिए, जो कि अक्सर सफ़ेद रंग की होती है, सफ़ेद कैल्शियम और सफ़ेद दूध। तो आई थिंक इस तरीके से आप याद रख सकते हैं और अपनी डाइट को ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा आप जब खाना खा रहे हैं तो दिन में 3 बार हम मोस्टली मेजर मील खाते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। आप इसको और ब्रेक डाउन करके 3 की जगह 6 बार दिन में खाना खा सकते हैं, लेकिन उसके पोर्शंस कम कर दीजिए। जितना आप खाना छोटी मात्रा में खाएंगे, चाहे आप वैरायटी बहुत सारी खाइए, लेकिन उसके पोर्शंस उसको कम मात्रा में खाइए तो बहुत अच्छा रहेगा। उससे आपको उल्टी आने की मन और एसिडिटी की तकलीफ़ें कम हो जाएंगी। कॉन्स्टिपेशन भी आपको कम रहेगी अगर आप कम मात्रा में दिन में कई बार खाना खाएंगी तो। इसके अलावा आपको ये देखना पड़ेगा कि प्रेगनेंसी में आपको इस खाने से कितना वज़न बढ़ाना है। तो इसके लिए आपको ये है कि आपको आपकी पूरी टोटल प्रेगनेंसी में अगर कोई और कॉम्प्लिकेशन नहीं है, आपकी प्रेगनेंसी में कोई और एडिशनल प्रॉब्लम जैसे कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, प्लेसेंटा प्रीविया यानी ओढ़नाल का नीचे होना, या फिर अब्रप्शन, या फिर मतलब ऐसे कई तरह की प्रेगनेंसी में आने वाली प्रॉब्लम्स होती है। अगर डॉक्टर कहता है आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल नॉर्मल चल रही है, इसमें किसी भी तरह की समस्या नहीं है, तो एक एवरेज प्रेगनेंसी में हम चाहते हैं आपका वज़न करीब 11 किलो बढ़ जाए। ये 11 किलो कैसे बढ़ेगा? पहले 3 महीने में केवल 1 किलो वज़न बढ़ेगा और तीसरे महीने से छठे महीने के बीच आपका 5 किलो वज़न बढ़ना चाहिए और छठे महीने से 9वें महीने के बीच आपका एक और बार 5 किलो वज़न बढ़ना चाहिए। तो 3-3 महीने के पार्ट्स में डिवाइड करें तो पहले 1, फिर 5 और फिर दोबारा 5 किलो, टोटल 11 किलो वज़न आपका प्रेगनेंसी में बढ़ना चाहिए। यदि आप डायबिटिक हैं तो आपके लिए ये चीज़ चेंज हो जाएगी। अगर डायबिटीज़ है या फिर आप पहले से ही थोड़े ज़्यादा मोटे हैं, प्रेगनेंसी से पहले आपका वज़न बहुत ज़्यादा है, तो आपका वज़न मैक्सिमम हम 7 किलो तक ही बढ़ना अलाउ करेंगे। और यदि आप का वज़न प्रेगनेंसी से पहले बहुत ही कम है, आप बहुत ही पतले हैं, तो फिर आप प्रेगनेंसी के दौरान करीब 18 किलो तक भी वज़न गेन कर सकती हैं। तो ये हर इंसान में फ़र्क आएगा, बट एवरेज बिना कॉम्प्लिकेशन के आपको 11 किलो तक वज़न अपनी प्रेगनेंसी में बढ़ाना चाहिए। इसके अलावा जो आपके एक्स्ट्रा मन करते हैं, जैसे कि प्रेगनेंसी में बहुत औरतों का मन करता है कि मीठा ज़्यादा खाया जाए या अचार ज़्यादा खाया जाए या इमली ज़्यादा खाई जाए, तो ये सब आप ज़रूर कर सकते हैं। आफ्टर ऑल प्रेगनेंसी के कुछ बहुत स्वीट एडवांटेजेस होते हैं, पर ये सब आप लिमिट में ही कर सकते हैं। आप हर रोज़ हर मील के साथ इस तरह की चीज़ें नहीं खा सकती हैं, उससे आपको एसिडिटी और ये नोज़िया, वॉमिटिंग और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो आप बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में इसको कर सकती हैं। आई होप इससे आपकी डाइट की प्रॉब्लम ठीक हो गई हो। जब आप ये अच्छे से अप्लाई करेंगी अपनी डे टू डे लाइफ में, तो आप देखेंगे कि आपकी आधी से ज़्यादा नोज़िया, वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। इसके अलावा आप हर रोज़ वॉक कीजिए। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कंप्लीटली करनी है, सिर्फ डाइट से नहीं, आपको रोज़ 20 मिनट हल्की वॉक करनी है। अगर बाहर नहीं जा सकते तो घर के अंदर कीजिए या छत पे कीजिए, पर आपको 20 मिनट की एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए। पूरे दिन बिस्तर में नहीं रहने की ज़रूरत, अनलेस आपकी कोई मेडिकल कॉम्प्लिकेशन ना हो। पूरे दिन आराम नहीं करना होता है। आप प्लीज़ खाना खाते हैं तो अपने बर्तन रख के आइए। कोशिश कीजिए अगर उठ के गई हैं तो वो एक बर्तन अपना खुद धो के रख दीजिए। अगर आप बालकनी में गई हैं तो हल्का झाड़ू लगाने में कुछ नहीं जाता। हाँ, पोछा आप अवॉइड कीजिए, क्योंकि पोछे में कई बार हम बिल्कुल ज़मीन पे बैठ के पोछा लगाते हैं, तो उससे प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। कोई ज़्यादा वज़न उठाने का काम आप मत कीजिए, बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ आप मत चढ़िए, बट बिल्कुल जो लाइट एक्टिविटीज़ हैं या और वो थोड़ी देर के लिए करनी है तो वो आप ज़रूर कर सकती हैं। तो ये हुई आपकी डाइट और एक्सरसाइज की बात। इसके अलावा अगर फिर भी आप एसिडिटी फील करती हैं तो एंटासिड्स की जेल्स आती हैं, आप वो जेल यूज़ कर सकती हैं। जैसे कि जेलोसिल अवेलेबल होता है मार्केट में बहुत इजीली। आप 2 चम्मच जेलोसिल की अपने ब्रेकफास्ट और डिनर के बाद पानी के साथ पी सकती है, खाने के तुरंत बाद। उससे भी आपकी एसिडिटी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी।
इसके अलावा जो गैस वगैरह कम करने के लिए दवाइयाँ होती हैं वो मैं आपको इस तरह वीडियो पे रेकमेंड नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि कई बार उनके कुछ नुकसान भी होते हैं। ऐसी दवाइयों के कुछ नुकसान हमें इवैल्यूएट करने होते हैं। अगर आपको कोई और बीमारी तो नहीं है, आप किस तरीके की लाइफस्टाइल फॉलो करती है, तो उस हिसाब से वो दवाई में थोड़ी वेरिएशन हो सकती है। इसीलिए वो अच्छा रहेगा कि अगर आप इतने मेथड से ही अपनी उल्टी और हार्टबर्न, एसिडिटी को कंट्रोल करें, इसके बाद भी तकलीफ रहती है तो प्लीज़ हॉस्पिटल ज़रूर है। अब कब आपको इस उल्टी से डर जाना है, इतनी हालत बुरी हो जानी है कि आपको अस्पताल जाना ही चाहिए। किसी किसी औरत के साथ प्रेगनेंसी में एक पॉइंट पे ऐसी समस्या आती है कि इतनी ज़्यादा उल्टियाँ आती हैं कि आप पानी भी पीती हैं तो वो उल्टी में निकल के आ जाता है, और प्रेगनेंसी में वेट बढ़ने की बजाय औरतों का वेट गिरने लगता है। आपका जो पहले वेट था उससे 10% तक अगर वेट कम हो गया है, या मान के चलिए करीब 3 किलो तक वजन गिर गया है, साथ में आप बिल्कुल डिहाइड्रेट हो गई हैं, आपका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद हो गया है, होंठ फटने लगे हैं, तो ये बहुत चिंताजनक बात है। आप अपने घर के काम ना कर पाएँ, खाते ही और कुछ पानी पीते ही हर समय उल्टी आए, दिन में 5-6 बार से ज़्यादा आपको उल्टी आ रही है, आप पीली पड़ती जा रही हैं, तो प्लीज़ ये बहुत ग्रेव कंडीशन है, इसे नॉर्मल ना समझिएगा, तुरंत अस्पताल जाइएगा। इसमें ज़बरदस्ती खाने पीने का कोई फ़ायदा नहीं है, आप हजम ही नहीं कर पाएंगी। तो अस्पताल जाके आईवी फ्लूइड्स के ज़रिए आपको ग्लूकोज की जो बोतल चलती है उसके ज़रिए आपको खाने की और पानी की जो शरीर में कमी हो चली है उसको पूरा किया जाएगा, और उसके बाद ही आप नॉर्मल डाइट पे आ पाएंगी। हो सकता है उस बीच डॉक्टर आपकी आयरन की गोली कुछ दिन के लिए बंद भी कर दे, क्योंकि उससे भी कई बार ज़्यादा उल्टी आती है। तो ये सब आपको करना पड़ेगा। फिर आपको कई बार ये नहीं पता होता कि आपको टेटनस का टीका कब लगवाना है। तो टेटनस का टीका आइडली जो आपका लगता है वो करीब 14 हफ्ते से लेके 24 हफ्ते के बीच लग सकता है। तो फिर आप ये मान के चलिए कि करीब चौथे से छठे महीना जो आपका प्रेगनेंसी का है उसके बीच में आपका टेटनस का पहला टीका लगेगा, और जो दूसरा टीका होगा वो पहले टीके के 4 हफ्ते बाद लग जाएगा, यानी विदिन 1 मंथ। तो पहला टीका आपका लगा करीब 14 से 16 हफ्ते के बाद, आप कभी भी उसे लगवा सकती है, और वो लग सकता है करीब 24 हफ्ते तक, और दूसरा टीका उसके 4 हफ्ते बाद। किसी किसी केस में हम दूसरा टीका लगाते ही नहीं, टेटनस का सिर्फ एक बूस्टर डोज लगता है। अगर आपका पहले वाला बच्चा, अगर ये दूसरी प्रेगनेंसी और पहले वाला बच्चा आपका जस्ट 1 साल या 2 साल की ड्यूरेशन के अंदर हुआ है, तो कई बार हम सिर्फ टेटनस का बूस्टर इंजेक्शन लगाते हैं और 2 इंजेक्शन नहीं लगाते। तो ये हुई टेटनस की बात। इसके अलावा दिक्कत होती है कई बार कमर के दर्द के बारे में। बहुत सारी औरतों को कमर में कॉन्स्टेंटली दर्द रहता है। इसमें भी आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या ये आपका दूसरा बच्चा है। अगर आपका पहला बच्चा ऑपरेशन से हुआ था तो ये हो सकता है उसका भी एक साइड इफ़ेक्ट हो। जब ऑपरेशन से बच्चा होता है उसका एक बड़ा नुकसान ये होता है कि जो कमर में अक्सर सुई लग के सुन्न किया जाता है, हर बार वही अलग अलग तरीके होते हैं बेहोशी करने के ऑपरेशन से पहले। एक तरीका होता है जिसमें कमर में इंजेक्शन दिया जाता है और उससे इंसान के नीचे वाले हिस्से को, पेट के नीचे पूरा हिस्सा, पेट से लेके पूरे पैरों तक सुन्न कर दिया जाता है। उस इंजेक्शन के कई बार ये बहुत बड़ा साइड इफ़ेक्ट होता है कि आपको उसके बाद अगली प्रेगनेंसी में भी और जनरली भी बिना प्रेगनेंसी के भी आपको लाइफ लॉन्ग थोड़ा ज़्यादा कमर में दर्द रहने लगता है। तो ये एक नॉर्मल बात होती है, ये आपकी पुरानी प्रेगनेंसी के ऑपरेशन का साइड इफ़ेक्ट है। कई बार ये भी है कि आपका पहले कोई हिस्ट्री नहीं है, कोई ऑपरेशन नहीं हुआ, कोई किसी भी तरह की तकलीफ नहीं हुई, तब भी आपको प्रेगनेंसी में काफ़ी कमर दर्द महसूस होगा। वो इसलिए क्योंकि आपका वज़न बढ़ता जा रहा है, आपकी कमर के ऊपर पेट के वज़न का बहुत भारी बोझ आ जाता है। तो ये बढ़ते बोझ के चक्कर में आपको कमर दर्द होता है, या फिर आपकी कमर का एंगल बिल्कुल बदल जाता है। जब जाहिर है हमारी कमर पे ज़्यादा जोर आता है तो वो थोड़ी आगे की तरफ मुड़ जाती है। तो जब कॉन्स्टेंटली कमर इतने महीने तक आगे की ओर मुड़ी रहेगी, इस पर ज़्यादा बोझ आएगा, तो इवेंचुअली कमर दर्द थोड़ा ज़्यादा देर तक रहने लगता है। इसका इलाज ये है कि बहुत ज़्यादा देर तक खड़े ना रहिए, जब मौका मिले बैठ जाइए और अपनी कमर के पीछे हमेशा एक तकिया रखिए। ज़्यादा मैं आपको पेन किलर नहीं बता पाऊंगी प्रेगनेंसी में बैक एक के लिए, क्योंकि पेन किलर्स अलाउड नहीं होते हैं प्रेगनेंसी में। ज़्यादातर पेन किलर्स के आपकी बॉडी पे नुकसान होंगे प्रेगनेंसी में। तो नॉर्मली जो हम
आम तौर पे दवाइयाँ ले लेते हैं, जैसे डाइक्लोफेनाक हुआ या सर दर्द के लिए एस्प्रिन हुआ, ये हम जब प्रेग्नेंट नहीं थे तब हम आसानी से घर पे खुद अपनी मर्जी से ले लिया करते थे। प्लीज़ प्रेगनेंसी में इस तरह की दवाइयाँ ना लीजिए, क्योंकि इनके आपके बच्चे पे साइड इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं। तो हमेशा जब भी कोई पेन किलर लेना है तो एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करके ही लीजिए। कई बार पेट में खिंचाव का भी दर्द होता है, जैसे कि पेट की खाल और मांसपेशियां बहुत खिंच रही हैं, नीचे की ओर ज़्यादा दर्द होता है। ये भी नॉर्मल है, क्योंकि आपका पेट बढ़ते जा रहा है तो ऑब्वियसली अंदर के अंग भी और मांसपेशियां भी थोड़ी खिंचती ज़रूर है, उसी से आपके पेट का साइज़ बढ़ता जाएगा। तो इसके लिए भी ज़्यादा परेशान ना होइए और अपनी मर्ज़ी से पेन किलर ना लीजिए। फिर मैं बात करना चाहूँगी कि कई औरतों को पैरों में सूजन होने लगती है। पैरों में सूजन होते ही आपको पहली चीज़ जो इंश्योर करनी है वो ये है कि आपका बीपी कैसा है। बहुत बार जब पैरों में सूजन ज़्यादा होती है उसका डायरेक्ट रिलेशन आपके या तो किडनी से होता है कि किडनी में सब कुछ कोई परेशानी तो नहीं है, या आपके बीपी से होता है। प्रेगनेंसी में बीपी ज़्यादा हो जाना बहुत ज़्यादा बार होता है और इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा है, इसके प्रेगनेंसी पे नुकसान बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए तुरंत जैसे पैरों में सूजन बढ़ने लगे अपना बीपी चेक कराइए और एक पेशाब की जांच अस्पताल में ज़रूर कराइए। अगर ये दोनों नॉर्मल आ जाती हैं तो थोड़ी सूजन तो प्रेगनेंसी में आ जाती है, जिसके लिए वरी नहीं करना होता। आप जब सोती हैं तो पैर के नीचे 2 तकिए रख सकती है। इवन जब आप चेयर पे बैठे तो अपनी चेयर के लेवल से थोड़े ऊंचा एक टेबल को सामने रख लीजिए और पैर उसके ऊपर रखिए, तो आपको थोड़ा आराम मिलेगा। साथ ही आप जैतून के तेल से मालिश कर सकती है। अगर आप जैतून के तेल से नीचे से ऊपर की ओर मालिश करेंगी, नीचे से ऊपर मालिश की, फिर हाथ हटा लिया, फिर नीचे से ऊपर की तरफ दोबारा, ऊपर से नीचे हाथ को नहीं लाना है। अगर आप ऐसे ऊपर की तरफ मालिश शुरू करेंगी तो आप देखेंगे कि आपको आराम जल्दी आता है, जो आपके पैरों की सूजन है वो जल्दी चली जाएगी। इसके अलावा आप अगर आपको उसके बाद भी पैरों में सूजन आती है तो प्लीज़ एक बार डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। ये जो जैतून का तेल है ये जनरली प्रेगनेंसी में बहुत अच्छा रहता है हर तरह के स्किन के प्रॉब्लम के लिए। इवन इफ अगर आपके पेट पे खुजली ज़्यादा होती है तो भी आप ये जैतून का तेल या फिर बाज़ार में एक बायो ऑयल मिलता है, इनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, वो आप अगर शरीर पे खुजली होती है तो उसे अपने शरीर पे लगा सकती है। अगर ज़्यादा खुजली होती है तो ये लिवर में एक एंजाइम की गड़बड़ी के कारण हो सकता है, जो कि काफ़ी खतरनाक होता है। इसमें प्रेगनेंसी को भी बहुत रिस्क होता है और हमें आपकी डिलीवरी भी समय से थोड़ी जल्दी करानी पड़ती है। तो प्लीज़ अगर आपको ज़्यादा शरीर पे खुजली हो तो एक बार अस्पताल जाके अपने लिवर का टेस्ट ज़रूर करवाइए। वो एक खून का छोटे से सैंपल देके हो जाता है, उसे बोलते हैं लिवर फंक्शन टेस्ट। आप प्लीज़ अगर शरीर में खुजली ज़्यादा है तो पहले लिवर फंक्शन टेस्ट कराइए, और अगर सब नॉर्मल आता है तो आप सिर्फ कोई भी जैतून का तेल या बायो ऑयल कि जैसा कोई तेल अपने पेट पे लगा सकती हैं। उससे काफ़ी हद तक निशान नहीं आएंगे और आपकी खुजली करने की जो इच्छा होगी वो कम हो जाएगी। लास्ट में आपसे बात करने वाली हूँ वो है ब्रेस्ट डिस्चार्ज के बारे में। जैसे जैसे प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है तो कई औरतें फील करती है कि उनके ब्रेस्ट के अंदर से यानी स्तन के अंदर से पानी जैसा दूध निकलने लगता है। तो ये देखा गया है कि अक्सर ये जो शुरू होता है ये 12 हफ्ते के बाद कभी भी शुरू हो सकता है। 22 या 24 हफ्ते पे ज़्यादा कॉमनली ये आता है। प्लीज़ इसके लिए वरी ना करें, ये नॉर्मल है, इसमें कोई चिंता की बात नहीं। ये अगेन आपके हार्मोनल चेंजेस के कारण हो रहा है, तो इसके लिए कोई एडिशनल दवाई की ज़रूरत नहीं। आप निपल स्टिकर्स आते हैं या पैड्स आते हैं जो ऑनलाइन भी मिल जाते हैं, तो निपल पैड्स आप लगा सकती है अपनी ब्रा के अंदर, जिससे जो एक्स्ट्रा मिल्क निकल रहा है वो ऑब्जॉर्ब होता रहेगा और आप थोड़ी कंफर्टेबल रहेंगी अगर आप कहीं बाहर आ जा रही हैं तो। इसके अलावा जो 9वां महीना होता है तब सफ़ेद दूध की जगह पीले रंग का गाढ़ा दूध कई बार आने लग जाता है, इसको बोलते हैं कोलेस्ट्रम। प्लीज़ इसकी चिंता ना कीजिए, ये बहुत ही अच्छा और हेल्दी दूध होता है जो डिलीवरी के करीब आने लगता है। और जो माँ का पहला दूध होता है वो भी अक्सर सफ़ेद ना होकर थोड़ा पीले रंग का होता है। इससे बड़ा वंडर मिल्क कोई दुनिया में नहीं है, इससे ज़्यादा ताकतवर औषधि कोई दुनिया में नहीं है। जो ये पहला दूध होता है इसके अंदर ना सिर्फ आपके बच्चे को खाना या पानी मिलता है, इसके साथ साथ बच्चे को इम्यूनिटी मिलती है। इस दूध में ऐसी कई चीज़ें होती हैं जिससे बच्चे को आगे आने वाली कई बीमारियों से प्रोटेक्शन मिल जाती है,
इम्यूनिटी मिल जाती है। बहुत सारी वैक्सीन्स उतना फ़ायदा नहीं कर सकती जितना ये माँ का पहला दूध कर सकता है। तो जब भी आपकी डिलीवरी होती है, होपफुली अगर वो नॉर्मल डिलीवरी है, तो विद इन 2 आवर्स, 2 घंटे के अंदर ही आपको आपका बच्चा सौंप दिया जाएगा। और उस 2 घंटे के ज़्यादा कीमती पीरियड में ही आप डिलीवरी के तुरंत 2 घंटे के अंदर अपने बच्चे को ये पहला दूध पिला दीजिए, जो कि पीले रंग का गाढ़ा दूध होता है। ये स्किप ना हो, वो बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर किसी कारण से आपका ऑपरेशन होता है या फिर आपको कोई और परेशानी हो जाती है डिलीवरी के दौरान, तो हो सकता है आपके दूध अपने बच्चे को टाइम पे ना पिला पाएँ, तो कोई बात नहीं है, तो आप लेट पिलाइए, क्योंकि ये शुरुआती दूध में एनीवे आ ही जाएगा। पर सबसे अच्छा रहता है अगर आप 2 घंटे के भीतर अपने बच्चे को ये पहला दूध पिला सके। तो आई होप मैंने आपके बहुत सारे डाउट्स और क्वेरीज सॉल्व कर दिए हों। अगर आपके इसके अलावा भी और डाउट्स हैं, आप प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बता दीजिए। और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं वो भी आप नीचे सजेस्ट कर सकते हैं कि किस वीडियो पे आप डिटेल में मुझे बात करता देखना चाहते हैं, चाहे वो डायबिटीज़ हो प्रेगनेंसी में, या फिर बीपी बढ़ने वाली समस्या हो प्रेगनेंसी में, या फिर नॉर्मल डिलीवरी के फ़ायदे ज़्यादा हैं या ऑपरेशन के फ़ायदे ज़्यादा हैं, दोनों का कंपैरिजन मैं आपको बता सकती हूँ। तो इस तरह से अगर आपके मन में किसी भी तरह के डाउट्स है, प्लीज़ वो नीचे लिख के भेजिए। अगर आप बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं तो मैं आगे आपको लॉकडाउन पीरियड में जानकारी देती रहूँगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।